गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट और उस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू में मैंने पहले वीडियो बनाया है। वीडियो लेक्चर के द्वारा मैंने बताने की कोशिश किया है किस प्रकार से बैकग्राउंड था 19th सेंचुरी में यूरोप का, जिसमें मैंने बताया है कि यूरोप में जो आज आपको मैप में नज़र आते हैं, किस प्रकार से जर्मनी, इटली और अन्य देश नज़र आते हैं, क्या इनका अस्तित्व या एक्सिस्टेंस 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था? अगर नहीं था तो किस प्रकार से वे लोग जो हैं सामने आए, किस प्रकार से वह राष्ट्र जो हैं वह सामने आते हैं। हमने उस यूरोप में आपको ये बताए हैं कि यूरोप के राष्ट्र राज्य नहीं थे, बल्कि उनके जगहों पर छोटे छोटे मोनार्कीज थे, कैंटोन्स थे, डचीज थे। और यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर था, जिसका हैब्सबर्ग एम्पायर में रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियों को बोलने वाले थे, और साथ ही भिन्न भिन्न रेसेस के लोग रहने वाले, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के लोग रहने वाले थे। इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा बाइंडिंग तत्व नहीं था, फैक्टर्स नहीं था जो इनको बांध कर रख सके। वह राजा ही था या किंग ही था जो इनको बांध कर रखता था या उसके प्रति निष्ठा होती थी। लेकिन आपस में जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत में जो भिन्न भिन्न लोग रहते थे, जो भिन्न भिन्न बोलियों को बोला करते थे, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाइंडिंग नहीं था, बल्कि राजा ही के प्रति इनकी निष्ठा थी, चाहे वह निष्ठा उत्पन्न की गई हो या वह नेचुरली हो। तो नेचुरली तो नहीं था, बल्कि वो ज़बरदस्ती निष्ठा को उत्पन्न किया गया था, ताकि वो राजा की सत्ता को या पावर को जो है वो माने। साथ ही मैंने आपको ये बताया है किस प्रकार से यूरोपियन कॉन्टिनेंट को 3 पार्ट्स में बांटकर इस चीज़ को और बेहतर समझा जा सकता है। आप ईस्टर्न यूरोप के पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हैं, या सोशल कंडीशंस को देखते हैं, या इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, या आप सेंट्रल यूरोप को देखते हैं, या इस प्रकार से वेस्टर्न यूरोप को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अपेक्षा वेस्टर्न यूरोप में कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता थी वहाँ पर, क्योंकि लोगों के खुद के अपने खेत थे, या दूसरे के खेतों को वो भाड़े पर लेकर खेती किया करते थे, टीनेट्स के रूप में वो खेती किया करते थे। साथ ही साथ वह खेती के साथ साथ अन्य बिजनेस भी समय के साथ करने लगे, और इस बिजनेस प्रोडक्शन के कारण अनेक शहरों का भी उदय होना शुरू हुआ, और इन्हीं शहरों में जो है मिडिल क्लास का भी उदय होना शुरू हुआ। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में आपको वैसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली रूप से जो है वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स काफ़ी ही प्रभावशाली थे, या एरिस्टोक्रेसी काफ़ी ही प्रभावशाली थी, और लोगों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा वो असर डालती थी। ये 3 प्रकार से, अगर हम कहें 3 टाइप से जो है वो अपने बीच में, एरिस्टोक्रेसी के बीच में समानताएँ थी। एक तो ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा इनका अधिकार था, और इनके गांव से दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के गांवों में ज़मीन हुआ करता था, जिस पर सर्फ जो है सर्फ खेती किया करते थे, और इनकी विलासतापूर्ण जिंदगी जो है वो शहरों में रहा करती थी। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लोग फैले हुए थे, उन सारे लोगों के बीच में एक बाइंडिंग तत्व था, फैक्टर्स था, वह थे कि मैरिज के द्वारा ये आपस में बंधे हुए थे, और इनमें यही एकता थी कि मैरिज के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए थे। जैसे जनरली जानते हैं कि राजा महाराजाओं जो किंग्स वगैरह होते हैं, इनके बीच में शादियां जो हैं किंग्स के बीच में हुआ करती हैं, और किंग्स एक एरिया में तो 2 हो नहीं सकते हैं, तो जनरली ये लोग अलग अलग एरियाज में मैरिज के थ्रू बंधे हुए थे। और तीसरा, इनके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता था, या जो बातचीत जो होता था, वो उनकी भाषा जो है फ्रेंच थी। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स में चेंजेस आने समय शुरू हो गया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सामने आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काफ़ी प्रभाव जो है वेस्टर्न यूरोप में पड़ना शुरू हो गया था। लोग व्यापार करने लगे थे, प्रोडक्ट शहरों की नई स्थापना होने लगी, तो अब गाँव से लोग निकल कर शहरों में जाकर स्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे, शहर में जाकर बसना शुरू हो गए थे। इसी से एक नए न्यू मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ, या इनका उदय हुआ। जब न्यू मिडिल क्लास का जब इमर्ज होता है, तो एक चीज़ देखने में आता है कि ये अपने विचारों को काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे हैं, या उन विचारों के प्रति काफ़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया रिएक्ट करना शुरू किए हैं, चाहे वो उनके पक्ष में हो या उनके वो विपक्ष में हो। ये लोगों को प्रभावित करने में सक्षम रहे, क्योंकि समाज की वैसा तबका था
जो एंटरप्रेन्योर था, जो बिजनेसमैन था, जो ट्रेडर्स था, जो 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 इंटेलेक्चुअल्स क्लास था, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग थे, ये समाज को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते थे। तो यहाँ पर एक मिडिल क्लास का उदय हुआ और इस मिडिल क्लास ने लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ा है कि किस प्रकार से लोगों को इन लोगों ने प्रभावित किया, जीवन स्तर को लेकर, लाइफ स्टाइल को लेकर, या पॉलिटिकल कंडीशंस को लेकर, या इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, जिस चीज़ को और हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। स्पष्ट है कि लिबरलिज्म का मीनिंग जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है स्वतंत्र होना या फ्री होना। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी को क्लास 9th में अगर आपने फ्रेंच सोसाइटी को पढ़ा है, या जिस प्रकार से विचार जो 18 और 19 सेंचुरी में आने लगे थे, वो 3 प्रकार के विचार थे। 3 टाइप्स के आइडियोलॉजी सामने आए थे। एक था लिबरल, दूसरा था कंजर्वेटिव और तीसरा था रेडिकल्स। लिबरल समाज के या सोसाइटी के हर वर्ग को प्रभावित करते थे, क्योंकि लिबरल मतलब उदारता, आप समझ सकते हो। घर में माने कुछ चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए, ये चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन ग्रेजुअली होना चाहिए। रेडिकल्स थे कि परिवर्तन तेजी से होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और थर्ड को अगर देखते हैं, कंजर्वेटिव्स को लेकर देखते हैं, तो वो अपनी ट्रेडिशंस से प्यार करते थे और उस चीज़ को वो बचाकर रखना चाहते थे और उससे वो इंस्पिरेशन या प्रेरणा को लेना चाहते थे। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो अब उस लिबरलिज्म के बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो क्या चाहते थे। तो लिबरलिज्म का तात्पर्य यहाँ पर है कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये चाहते थे कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहें और कानून के समक्ष सभी लोग समान हों, यानी किसी भी प्रकार की जो बाय बर्थ प्रिविलेज सोसाइटी को मिला हुआ था। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी को जानते हैं, फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स को, तो आपको ये सामने नजर आएगा। ओके, क्लियर बच्चों यहाँ पर? तो इसी प्रकार से इंडिविजुअल, और वो चाहते थे कानून के समक्ष सभी लोग समान हो, किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो। पॉलिटिकली अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि पॉलिटिकली ये लिबरल्स क्या चाहते थे, इट एम्फेसाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब ये क्या होता है, इस विचार यानी लिबरल क्या चाहते थे, ये चाहते थे ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब ये चाहते ये थे जो सरकार बने वो आपसी सहमति से बने, सभी लोग उसमें सभी लोगों का योगदान जो होना चाहिए सहमति से बनना चाहिए। याद रखिए, जब आपको क्लास 9th और 10th को जब बुलाया गया था लास्ट कोविड-19 के अंतर्गत क्लास के लिए, तो आपसे एक कंसेंट लेटर लिया गया था, एक सहमति पत्र लिया गया था, यानी आप सहमत हैं उसके लिए। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी वह एक कंसेंट चाहते थे, एक सहमति के आधार पर गवर्नमेंट बने। सेकंड क्या कहते, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेज। जो ऑटोक्रेसी थी, जो तानाशाही थी, जो अन्य प्रकार के प्रिविलेज जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को मिले हुए थे, उस प्रिविलेज को ये समाप्त करना चाहते थे, यानी सब लोग इक्वल होने चाहिए। उस प्रिविलेज को खत्म करना चाहते हैं, समाज को, सोसाइटी को इक्वल बनना चाहते थे। ये लिबरल्स की मांग थी। थर्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ कहा जाता है। जैसे अगर भारत में हम पार्लियामेंट कहते हैं तो आप अमेरिका को उसमें कांग्रेस कहते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली में ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी जो सरकार सहमति से बने उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और एक पार्लियामेंट होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर होना चाहिए जहाँ पर जनता के द्वारा चुनकर आए लोग आए हों और उनके बीच से जो है जो काम करना हो वो काम हो। यानी तो मैंने कहा ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या होगा? थ्रू पार्लियामेंट।
4 नंबर का होगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ बट डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सपोर्ट। वो चाहते थे कि कानून के, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कानून के समक्ष वो सभी लोग इक्वल होना चाहते थे, लेकिन एक चीज था कि वो नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल सफ्रेज को मिले। आप फ्रेंच सोसाइटी को फिर से जाइए तो यूनिवर्सल सफ्रेज के पक्ष में नहीं थे, वह यहां पर कुछ करना चाहते थे। तो यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं चाहते थे और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी को, राइट्स को भी चाहते थे, प्रॉपर्टी का अधिकार जो है बना रहे और कानूनी बना रहे। तो इस प्रकार से लिबरलिज्म का मतलब, हमें स्टूडेंट्स विश्वास है कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकली अगर कहा जाए तो इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सेकंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेज, नंबर 3 a constitutions and representative government through parliament, number 4 equality before the law but did not necessarily stand for universal suffrage, यानी मताधिकार सबको नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा फ्रांस में जब वो मिला तो केवल जो प्रॉपर्टी वाले थे, जो टैक्स को पे कर सकते थे 25 ईयर्स के बाद, वे लोग केवल मेन को ही जो है वो भी सीमित मात्रा में दिया गया, महिलाओं को से छोड़ दिया गया, आर्टिजन्स को छोड़ दिया गया, यानी जो टैक्स को पे नहीं करते थे उनको छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के लिए केवल जैकोबिन्स के अंतर्गत में अधिकार दिए गए, फिर भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। बाद में इस चीज़ को आगे भी जो है बना कर रखा जाए, हालांकि कोशिश किया गया, लेकिन ये बात सारा बना नहीं रहा। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इस लिबरल का इकोनॉमिक स्फीयर में क्या महत्व था या क्या इंपॉर्टेंस था, इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इंपॉर्टेंस था। स्टूडेंट्स, में इकोनॉमिक स्फीयर में इस लिबरल का क्या योगदान था या क्या लिबरलिज्म में क्या योगदान था, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है मैं आपको बताऊंगा। होगा। थैंक यू।